नमस्ते बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की पूरक पुस्तक अंतराल भाग 2 की एक अध्याय बिस्कोहर की माटी, जिसके रचयिता हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। और यह जो रचना है अर्थात बिस्कोहर की माटी नाम का जो पाठ है, यह विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव से ली गई है। और नंगा तलाई बात करें तो नंगा तलाई जैसे हम अपने घरों में किसी बच्चे को चिंटू पिंटू या कोई भी नाम दूसरा और नाम रखते हैं, उसी प्रकार से विश्वनाथ त्रिपाठी को उनके घर के उनके मोहल्ले के लोग दो नामों से पुकारते थे। एक तो था बिस्नाथ और एक है नंगा तलाई। तो नंगा तलाई का गांव, इसमें नंगा तलाई जो शब्द है वह लेखक ने स्वयं के उपनाम के लिए प्रयुक्त किया है। मैं समझता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे और बच्चियों का नाम भी एक अन्य नाम और चलता होगा घर में, जिसमें हम और घर में पुकारने का संबोधित करने का नाम दूसरा होता है और विद्यालय में नाम दूसरा होता है। चलिए आज हम पाठ पर बात करते हैं। मैं हूं अभिनव सरवा और आपका स्वागत है आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर। यदि आप पहली बार दफ़ा पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, प्रकृति के साथ मानवीय संबंधों की पड़ताल करने वाला पाठ कौन सा है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सूरदास की झोंपड़ी नहीं है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में यह भी नहीं है। तीसरा बिस्कोहर की माटी सही है और उपयुक्त सभी भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ किस विधा की रचना है? तो यह हमने अभी बात की कि यह विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव से लिया गया है। तो कहानी नहीं है, कविता नहीं है, नाटक नहीं है, यह एक आत्मकथा है। कमल के फूल किस तालाब में खिलते थे? पाठ के शुरू के दौर में आया है कि पूरब टोले के तालाब में कमल के फूल खिला करते हैं। पश्चिम टोले, अब यहाँ पर देखिएगा एक नोट में क्या लिखा है कि पश्चिम टोले के ताल के पास कदम्ब का एक पेड़ था, जिसके बारे में विश्वनाथ अर्थात विश्वनाथ त्रिपाठी सोचते थे कि यह दुनिया का इकलौता पेड़ है, क्योंकि बच्चे थे और बचपन की यादों के बारे में लिख रहे हैं। कोइयाँ, कोकाबेली या कुमुद नामक जल पुष्प किस ऋतु में खिलते हैं? तो यह शरद ऋतु आएगा। और हर श्रृंगार का फूल जो है वह भी शरद ऋतु में ही खिलता है। तो यह भी नोट के रूप में आपके साथ शेयर कर दिया गया है। हो सकता है यहाँ पर कुमुद या कोकाबेली या कोइयाँ के बारे में न पूछ लिया जाए कि हर श्रृंगार का फूल कब खिलता है, तो वह भी शरद ऋतु में ही खिलता है। वह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कमल नाल को और या अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन देखिए भीषण दिखा है, तो भीषण तो गलत है अपने आप में। सही शब्द है भसीण, और उपयुक्त तो दोनों भी गलत हो जाएगा, कोई नहीं भी अपने आप ही गलत है। तो सही शब्द हमारा क्या होगा? भसीण। आंख आने पर मतलब आंखों में दर्द होने पर, आंख दुख नहीं आने पर कौन से फूल का पौधा दूध लगाया जाता था? कौन से फूल का दूध लगाया जाता था? तो इसका सही अर्थ है सत्यानाशी या भरभंडा। इसके पीले रंग के फूल हुआ करते हैं। सातवां प्रश्न है, खेतों में पानी देने के लिए बनाई जाने वाली छोटी नालियों को या छोटी छोटी नालियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए फेंटारा, दूसरा बराहा, तीसरा धामिन, चौथा भटिया। तो आपको बता दें इसका सही जवाब होगा बराहा। और बाकी जो तीन ऑप्शन हैं ये सांपों के विभिन्न सांपों की नस्लें हैं, सांपों के विभिन्न प्रकार हैं। आठवां प्रश्न है, अजीब बात यह थी कि खालिस्तान से डर भी लगता है और हर जगह अवचेतन मन में डर से ही सही लेकिन उनकी प्रतीक्षा भी करते। लेखक यहाँ पर किसके बारे में या किन के बारे में बात कर रहे हैं? तो लेखक ने यहाँ पर ए ऑप्शन सांप के विषय में बात की है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? सांप के बारे में। लू से बचने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते थे? लेखक ने अपनी माताजी के बारे में बताया है कि जब हम घर से दोपहरी में घर वाले सो जाया करते थे तब हम तालाब की तरफ निकलते थे, लेकिन डर रहता था कि कहीं लू न लग जाए। तो लू से बचने के लिए भी उस समय और कुछ इलाज हुआ करते थे। वह था कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांधना, कच्चे आम को भूनकर शरबत बनाना, या कच्चे आम के रस को देह में लेपना या उससे नहलाना। और द ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही जवाब होगा द उपयुक्त सभी।
लू की दवा किसे कहा गया है? कच्चे आम के पन्ने को, पन्ना कहते हैं जूस या शरबत या रस। तो कच्चा आम जिसे या तो आग में भून लिया जाता था या पानी में उबाल लिया जाता था, उससे जो रस निकलता था उसे कच्चे आम का पन्ना कहते थे और उसी को लू की दवा कहा गया है। अपने से बड़ी उम्र की महिला जिससे विश्वनाथ प्रेम करने लगे थे, विश्वनाथ को किस रूप में नजर आई? पहला ऑप्शन चांदनी के रूप में, फूल के रूप में, खुशबू के रूप में या उपयुक्त सभी। तो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। लेखक ने लिखा है कि मैं संतोषी भैया के घर जाया करता था और वहां पर जूही का एक पौधा था। तो उस जूही का पौधा जब चांदनी रात में खिलता, जूही के फूल पौधे में फूल भी रात्रि के समय आते हैं, उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। तो लेखक को लगता है कि यह चांदनी रात में फूल की खुशबू है। उसी प्रकार से ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही माने जाएंगे। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ के लिए काल या इतिहास को पार करने के सेतु के रूप में क्या क्या चीजें हैं या क्या क्या स्मृतियां हैं? तो बच्चे विश्वनाथ के लिए इतिहास को पार करने के लिए सेतु के रूप में ये तीनों चीजें आई हैं। संगीत भी आया है, गंध आया है और बच्चे आए हैं। तो सही जवाब हो जाएगा द ऑप्शन। गर्मी का फल या तरकारी किसे कहा गया है? तो यह कटहल को कहा जाता था। किसे कहा जाता है? कटहल को। अब हम जो वन लाइनर और उसके बाद बड़े प्रश्न देखेंगे। तो बिस्कोहर की माटी पाठ कहाँ से लिया गया है? यह पाठ विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव से लिया गया है। कोइयाँ किसे कहते हैं? कोइयाँ की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कोइयाँ एक जल पुष्प है, मतलब जल में खिलने वाला पुष्प है जो शरद ऋतु में खिलता है। हमने ऊपर ऊपर प्रश्न भी किया था कि कोइयाँ कोकाबेली या कुमुद किस ऋतु में खिलते हैं? तो शरद ऋतु में खिलते हैं। इसे कुमुद या कोकाबेली भी कहते हैं। जहाँ कहीं भी गड्ढे में पानी भरा होता है ये वहीं खिल जाता है। शरद की चांदनी में सरोवरों में चांदनी का प्रतिबिंब और खिली हुई कोइयाँ एकाकार हो जाते हैं, मतलब एक जैसे लगने लगते हैं। रेलवे की पटरियों के दोनों तरफ के गड्ढों में ये खूब मिलता है। ये उत्तर भारत में बहुतायत में पाया जाता है। जो भी इसकी खुशबू को पसंद करता है वही इसके महत्व को भी जानता है। अगला प्रश्न है, पाठ में विश्वनाथ कौन है? नंगा तलाई का गांव नामक आत्मकथा जिससे यह पाठ लिया गया है कि नायक विश्वनाथ त्रिपाठी ही विश्वनाथ हैं। नंगा तलाई विश्वनाथ त्रिपाठी का ही उपनाम है। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, नंगा तलाई। नंगा तलाई अर्थात जो विश्वनाथ त्रिपाठी या विश्वनाथ हैं उन्हीं का एक उपनाम है, दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है। टिप्पणी कीजिए इस पर। तो बच्चा अपने माँ के आंचल में छिपकर दूध पीता है। उसका दूध पीना महज दूध पीना नहीं होता, बल्कि माँ के साथ उसके संबंधों का जीवन चरित होता है। मतलब माँ के आंचल से वह सिर्फ दूध नहीं पी रहा होता, बल्कि माँ के साथ अपने जो संबंध हैं उन संबंधों को भी प्रगाढ़ कर रहा होता है। वह कभी सुबकता है, कभी रोता है, माँ को मारता है, माँ भी उसे मारती है। फिर भी जब माँ मारती है तो वह दूर भागने की बजाय उससे चिपटा रहता है। माँ भी उसे अलग करने की बजाय उसे अपने से चिपटाए रहती है। दूध पीते वक्त बच्चा माँ के पेट पर हाथ फिराता है, स्पर्श करता है, उसके शरीर की गंध लेता है। इसी में वह अपना स्थान खोजता है। चांदनी रात में खटिया पर लेटकर दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं है, बल्कि चांदनी को भी पीना है। चांदनी भी बच्चे को स्नेह और पुलक से भर देती है। माँ के आंचल में छिपकर दूध पीना मानव जीवन की सार्थकता बन जाती है, जैसे कि मेरा जन्म ही ये दूध पीने के लिए हुआ है। ये सभी क्रियाकलाप उन दोनों के अटूट संबंध को दर्शाते हैं। माँ का दूध पिलाना और बच्चे का दूध पीना, ये दोनों, ये जो क्रिया है यह इन दोनों के अटूट संबंध को भी दर्शाती है। माँ की ममता और वात्सल्य बच्चे के मन में सदा सदा के लिए बस जाते हैं और उन दोनों में एक ऐसा संबंध विकसित हो जाता है जो जन्म जन्मांतर तक नहीं टूटता है। और सिर्फ मतलब ये दूध पिलाने का जो कार्य है माँ के द्वारा बच्चे को, यह एक ऐसा कर्म है, ऐसा कार्य है जो बच्चे और माँ दोनों में एक ऐसा रिश्ता गढ़ देते हैं जो कई जन्मों के बाद भी
टूटता नहीं है। विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। यहाँ किस अत्याचार की बात की गई है? विश्वनाथ ने लिखा है कि विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। अब क्या अत्याचार हो गया वो बताइए। तो बालक विश्वनाथ अपनी माँ का दूध पीता था। वह 3 साल का ही था तभी उसका छोटा भाई पैदा हो जाता है, मतलब छोटे भाई का जन्म हो जाता है। और आप समझते हैं कि जब छोटे भाई का जन्म हो जाता है तो माँ बड़े बच्चे का दूध ही काट देती है। तो इस बड़े बच्चे का दूध काटना जो है, यहाँ पर बड़ा बच्चा विश्वनाथ स्वयं है, और वो जो दूध काटना था उसी दूध काटने को, मतलब दूध बंद करना था, माँ का दूध बंद कर दिया, माँ ने अपना दूध पिलाना बंद कर दिया, वह अपने उसके छोटे भाई को पिलाने लग गई। उसी को विश्वनाथ ने अपने आप पर एक अत्याचार के रूप में लिया है। तो बालक विश्वनाथ अपनी माँ का दूध पीता था। वह 3 साल का ही था तभी उसका छोटा भाई पैदा हो गया। इससे विश्वनाथ का माँ का दूध काटकर छोटे भाई को पिलाया जाने लगा। माँ का दूध काट दिया गया, किसके लिए? विश्वनाथ के लिए। और वह किसके, उस पर किसका हक हो गया? छोटे भाई का। माँ के दूध पर विश्वनाथ के अधिकार का हनन हो गया और छोटे भाई का उस पर कब्जा हो गया। वह हुमक हुमक कर दूध पीता था और विश्वनाथ को गाय का बेस्वाद दूध पीना पड़ता था। माँ का दूध छूट जाने को ही विश्वनाथ पर अत्याचार के रूप में दर्शाया गया है। छठा प्रश्न है, गर्मी और लू से बचने के कौन कौन से उपाय बिस्कोहर की माटी पाठ में बताए गए हैं? जिक्र ऊपर हुआ है, हम यहाँ थोड़ा विस्तार से देखेंगे। हो सकता है 3 नंबर वाला बड़ा प्रश्न आ जाए इसमें से। क्या लिखा है कि गर्मी के मौसम में तेज धूप पड़ती है और गर्म हवा बहती है। इसकी चपेट में आने पर व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अब कहते हैं ना लू लग गई, तो लू लगने का अर्थ ये कि शरीर में पानी का अभाव या शरीर में पानी की कमी हो जाना, और पसीना आना बंद हो जाता है और शरीर का ताप बढ़ जाता है। इसी को लू लगना कहते हैं। कई बार लू लगने से आदमी की मृत्यु तक हो जाती है। इस पाठ में लू से बचने के निम्न उपाय बताए गए हैं। क्या क्या है कि घर से बाहर जाते वक्त प्याज की गांठ कपड़े में बांधकर या जेब में डालकर ले जाने से लू लगने का खतरा कम हो जाता है, लेखक ने पाठ में बताया है। कच्चे आम, जिसे आमतौर पर कैरी कहा जाता है, को आग में भूनकर या उबालकर रस निकालकर गुड़ या चीनी मिलाकर शरबत बनाया जाता है, जिसे आम का पन्ना कहा जाता है। इसको पीने, शरीर पर लेप करने या नहाने से लू का खतरा या लू लगने का खतरा कम हो जाता है। या आम को भूनकर उसके गुद्दे से सिर धोने से भी लू से बचा जा सकता है। ये सभी प्राकृतिक उपाय हैं जिन्हें आज भी गाँव में इस्तेमाल किया जाता है। हम इन सभी उपायों से बखूबी परिचित हैं। 7वां प्रश्न है, विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बतख से की है? तो लेखक विश्वनाथ को अपनी माँ और बतख में निम्न समानताएं नजर आई थीं, जिनके कारण लेखक ने दोनों की तुलना की है। क्या है? पहली जो समानता वह इस प्रकार है कि बतख सुरक्षित स्थान पर अंडे देकर उन्हें सेती है और पंखों तले लेकर उनकी सुरक्षा करती है। उसी प्रकार विश्वनाथ की माँ ने भी विश्वनाथ को जन्म दिया, दूध पिलाया और पालन पोषण किया था। जिस प्रकार बतख अपने यहाँ पर आने की जगह क्या हो जाएगा? अपने। बतख अपने अंडों की सुरक्षा को लेकर सचेत रहती है, उसी प्रकार विश्वनाथ की माँ भी उसकी सुरक्षा का ध्यान रखती है। विश्वनाथ बतख की अपने अंडों पर अत्यधिक ममता थी, उसी प्रकार विश्वनाथ की माँ की भी उस पर अत्यधिक ममता थी। ममता का ये गुण उन दोनों को प्रकृति से मिला था। इन्हीं सब कारणों से विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से की है। 8वां प्रश्न है, विश्वनाथ ने फूलों की क्या क्या उपयोगिताएं या जो सार्थकताएं बताई हैं? तो विश्वनाथ लिखते हैं कि अधिकांश फूल गंध वाले होते हैं, बहुत कम फूल ऐसे होते हैं जिनमें गंध नहीं होती। ये गंध मानव को प्रसन्न चित्त करती है, मतलब उस मनुष्य का चित्त जो है उससे प्रसन्न कर देती है। फूल गंध के अलावा दवा का काम भी करते हैं। इनके गांव में भरभंडा नामक एक पुष्प होता था जिसे सत्यानाशी भी कहते हैं। जब आंख दुखनी आती थी
तब इसका दूध आंखों में लगाया जाता था। नीम के फूल और पत्तों को चेचक के रोगी के सिरहाने रखा जाता था। भीड़ या ततैया के डंक मार देने पर बेर के फूल सूंघाए जाते थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भरभंडा या सत्यानाशी के फूल काम आते हैं, नीम के फूल चेचक के रोगी के काम आते हैं, और बेर के फूल हैं जो भीड़ या ततैया, जिसको हम टांटिया कहते हैं, पीले रंग की एक नर्स होती है जो इंजेक्शन लगाती है, उसके डंक मार देती है तो बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है। उसके लिए भी विश्वनाथ ने लिखा है कि हमारे गाँव में और कोई ज़्यादा इलाज नहीं हुआ करते थे, तो माँ जो है वह बेर के फूल सूंघाती थी। पीला सागर किसे कहा गया है? फूलों से लदी सरसों के खेत को ही पीला सागर कहा गया है। विश्वनाथ को जिस महिला से प्रेम हुआ वो कितनी बड़ी थी? जब विश्वनाथ 10 वर्ष के थे तब उन्हें एक महिला से प्रेम हुआ जो विश्वनाथ से 10 साल बड़ी थी, अर्थात लगभग 20 साल की थी। ऐसी कौन सी स्मृति थी जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा हुआ था? तो ये वही बोध था कि लेखक को एक महिला से प्रेम हो जाता है, कि विश्वनाथ से जब उस सुंदर महिला को देख विश्वनाथ ने जब उस सुंदर महिला को देखा तब उनकी आयु 10 वर्ष की थी। उसके प्रति लेखक के मन में गहरी आसक्ति हो गई थी। लेखक उसे प्रकृति के समान मानते थे। उन्हें लगता जैसे प्रकृति उस महिला के रूप में सजीव हो उठी है। चांदनी रात में जूही के सफ़ेद फूलों से सुंदरता और गंध लेखक को आकर्षित करती थी। उसकी सफ़ेद साड़ी उसे चांदनी के समान और काले केस घने बादलों के समान लगते थे। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की व्यथा दिखाई पड़ती थी। लेखक को उसकी उपस्थिति संगीत, नृत्य, मूर्ति और कविता इत्यादि में नजर आती है। वो लिखते हैं ना कि गुलाम अली साहब का एक गज़ल हो रही थी या उन्होंने कुछ गाया था, तो उसमें भी वह और उस महिला को ही देख रहे थे। उस महिला के प्रति एक गहन आसक्ति लेखक के मन में सदैव बनी रहती थी। उसकी स्मृति लेखक के मन में जिंदगी भर बनी रहती है। इसी के साथ मृत्यु का एक अजीब प्रकार का बोध लेखक के मन में बसा हुआ था। 12वां प्रश्न है, बिस्कोहर की वर्षा का चित्रण कीजिए, या बिस्कोहर में वर्षा कैसी होती है? बिस्कोहर में वर्षा अचानक नहीं आती थी। पहले बादल घिरते, गरजते, दिन में ही रात का आभास होने लगता और वर्षा का संगीत सुनाई देने लगता था। मतलब वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत होता है। वर्षा दूर से आती हुई दिखाई देती थी। ऐसा लगता जैसे घोड़ों की कतार कहीं दूर से पास आती जा रही है, पास और पास। नदी, खेत, पड़ोस और अंत में घर पर बूंदें बरसने लगती। आंधी के साथ टीन के छप्पर उड़ने लगते। तेज वर्षा से घरों की दीवारें गिरने लगती, मकान धंसने लगते, कुत्ते, बकरी, मुर्गे मुर्गी इधर उधर भागने लगते हैं थे। अनेक प्रकार के कीट पतंगे आ जाते थे। खेत पानी से और रास्ते कीचड़ से भर जाते थे। ईंधन गीला हो जाता, नदी नाले पानी से भर जाते। कुछ ही दिनों में पूरी पृथ्वी हरियाली से ढक जाती और पूरे गांव का वातावरण सुंदर और आकर्षक हो जाया करता था या हो जाता था। 13वां प्रश्न है, बिस्कोहर की माटी पाठ का संदेश क्या है, या बिस्कोहर की माटी पाठ का प्रतिपाद्य क्या है, या बिस्कोहर की माटी पाठ में ग्रामीण जनजीवन का सजीव चित्रण किया गया है? स्पष्ट कीजिए। तीनों प्रश्न एक ही उत्तर होगा कि बिस्कोहर की माटी नामक पूरे पाठ में लेखक और उसका गांव केंद्र में है। गांव के बचपन का चित्रण लेखक ने अपने बचपन के माध्यम से किया है। पाठ में घर, गांव, खेत खलिहान, वर्षा, फूल पौधे, जीव जंतुओं का सजीव चित्रण किया गया है। इनके अलावा प्रकृति के विभिन्न रूप और सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतुओं का वर्णन भी किया गया है। बीमारियों और उसके उपचार के बारे में बताया गया है। आंचलिक भाषा और बोली के शब्दों का प्रयोग से पूरी रचना आकर्षक और पठनीय बन पड़ी है। पूरी रचना में लेखक ने अपने भोगे हुए यथार्थ को अपनी विशेष शैली और आकर्षक शब्दों में ढाला है। पाठ को पढ़ते समय अनायास ही गांव का जनजीवन
आँखों के सामने घूमने लगता है। अतः कहा जा सकता है कि यह पाठ ग्रामीण जनजीवन का आकर्षक या चित्ताकर्षक चित्रण कर रहा है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। हम अभिनव सरोवा, व्याख्याता हिंदी साहित्य, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आज की अनुमति दें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।